अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों से माज़रत कि मैं पिछले 3-4 दिन से कोई लेक्चर अपलोड नहीं कर सका 10th क्लास का, लेकिन इंशाल्लाह आज से जो है ना नेक्स्ट हम डेली बेस पर 1 या 2 लेक्चर 10th क्लास के अपलोड करेंगे। और इसके अलावा काफ़ी बच्चे मुझे ये कह रहे थे कि सर आप फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के लेक्चर्स क्यों नहीं अपलोड कर रहे, तो इंशाल्लाह आज से जो है मैं फ़र्स्ट ईयर के लेक्चर्स भी स्टार्ट कर दूँगा। तो इंशाल्लाह अब इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे डेली बेसिस पर, और कोशिश मैं ये करूँगा कि कोई भी दिन जो है आपका मिस ना हो। तो बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 10 क्लास 10th का, और उसका अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बेटा अगर हम सिंपल वर्डिंग्स में डिफ़ाइन करें इसको, तो स्पेसिफिक हीट वो हीट होती है जो किसी 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 सेल्सियस या 1 केल्विन तक बढ़ा दे। तो बेटा इसी बात को सिंपल एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg और इसका इनिशियल टेम्परेचर लेट्स सपोज वो है 38 सेल्सियस। अब इस बॉडी को अगर हम हीट दें, हीट देने पर इसका टेम्परेचर 38 से 39 हो जाता है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 1 सेल्सियस। तो ये जो हीट हमने दी थी इस 1 kg सब्सटेंस को, इसी हीट को बेटा कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और डिफाइन में बेटा आप यही बताएंगे, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 kg of a substance by 1 सेल्सियस और 1 केल्विन। कि अगर 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 सेल्सियस या 1 केल्विन तक बढ़ाना है, तो उसके लिए जो आप हीट देंगे उसी हीट को बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। और ये जो एनर्जी जो आप किसी बॉडी को देते हैं जिससे बॉडी हीट अप होती है, तो वो एनर्जी बेटा 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट अ मटीरियल डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर, जिसमें पहला फैक्टर है मास ऑफ अ सब्सटेंस। इसी तरह से सेकंड फैक्टर है चेंज इन टेम्परेचर। अगर हीट ज्यादा होगी तो टेम्परेचर में चेंज ज्यादा होगा, हीट अगर कम होगी टेम्परेचर में चेंज कम होगा। और तीसरी बात है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट हीट रिक्वायर होगी 1 सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अब बेटा इसी बात को अगर आप मैथमेटिकली बताएं तो हीट को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल Q से, ठीक है। तो ये हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड चेंज इन टेम्परेचर। क्योंकि बेटा अभी मैंने आपको बताया कि अगर मास कम है तो उसकी हीट की रिक्वायरमेंट कम होगी, मास अगर ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। चेंज इन टेम्परेचर अगर कम है तो वहाँ पर हीट का कम यूज़ होगा, और जहाँ चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा होगा हीट का यूज़ ज़्यादा होगा। तो इसी बात को बेटा आप मैथमेटिकली इस तरह से लिखोगे, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड चेंज इन टेम्परेचर। प्रोपोर्शन के साइन को बेटा हम रिमूव करें, हमें इक्वल मिलेगा और साथ में आएगा कांस्टेंट। ये कांस्टेंट बेटा आपने C से रिप्रेजेंट करना है, और इस कांस्टेंट को बेटा हम नेम देते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। और इसी का फॉर्मूला अगर आप राइट करें, C का फॉर्मूला यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, तो m डेल्टा T बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इधर आकर Q के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो C का फॉर्मूला बनेगा Q ओवर m डेल्टा T। और अगर इसका यूनिट बताएं तो Q का यूनिट यानी हीट का यूनिट बेटा होता है जाउल, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, टेम्परेचर चेंज का यूनिट होगा केल्विन। तो इसका यूनिट बेटा कंप्लीट बनेगा जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन, या उसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं जाउल किलो, उसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसका नेक्स्ट बेटा आते हैं, नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, के सॉलिड की स्पेसिफिक हीट क्या होगी। तो ये भी बेटा सिंपल उसी तरह की डिफाइन है। डिफाइन में देखें बेटा क्या बता रहा है, हीट एनर्जी नीडेड टू राइज टेम्परेचर ऑफ
1 kg ऑफ अ सॉलिड बाय 1 सेल्सियस और 1 केल्विन। वही बात बेटा बताई है कि अगर हमारे पास 1 kg सॉलिड होगा और उसको अगर आप हीट देने पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं 1 सेल्सियस या 1 केल्विन, तो उस हीट को बेटा हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड कहेंगे। दोनों डिफाइन सेम है, बस यहां पर आपने रिप्लेस कर देना है सॉलिड को। इस डिफाइन में सब्सटेंस का वर्ड यूज हो रहा था, यहां पर आएगा सॉलिड। नेक्स्ट बात बेटा जो इसमें आती है वो ये है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, कुछ की स्पेसिफिक हीट कम होती है। सॉलिड में भी इसी तरह के बहुत से सब्सटेंसेस होंगे जिनमें कुछ की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी, कुछ की स्पेसिफिक हीट कम होगी। अब इस चीज का डिफरेंस आपने कैसे करना है, तो पहले आप बेटा बताएंगे इसमें हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले मटेरियल के बारे में। तो अगर किसी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो ऐसा मटेरियल आहिस्ता आहिस्ता हीटअप होगा और आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहां पर लिया रबड़ को और वुड को। वुड और रबड़ को हीटअप होने में ज्यादा टाइम लगता है और इनको कूल डाउन होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और रबड़ और वुड को बेटा हम यूज करते हैं इन कुकिंग यूटेंसिल्स एंड थर्मल इंसुलेशन। खाने पकाने वाले जो बर्तन होते हैं वहां पर इसका हम यूज करते हैं। थर्मल इंसुलेशन जहां पर हमने हीट से किसी भी चीज को बचाना हो तो वहां पर भी हम इन दो मटेरियल का यूज करते हैं। तो ये बेटा अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपने बताना है हाई स्पेसिफिक हीट वाले मटेरियल कौन से होते हैं और उनका यूज कहां पर होगा। नेक्स्ट इसी तरह से आप बताओगे लो स्पेसिफिक हीट वाले मटेरियल के बारे में। तो इसकी डिफाइन बेटा हाई स्पेसिफिक हीट वाले के अपोजिट होगी। ये ऐसे मटेरियल जो क्विकली हीटअप हो जाएं, फौरी तौर पर हीटअप हो जाएं और फौरी तौर पर कूल डाउन हो जाएं, ऐसे मटेरियल की स्पेसिफिक हीट लो होगी। अब इसमें एग्जांपल के तौर पर बेटा हमने लिया आयरन को और स्टील को। आयरन बेटा फौरी तौर पर हीटअप हो जाता है और फौरी तौर पर कूल डाउन हो जाता है जब उसको ठंडी जगह पर रखेंगे, लो टेम्परेचर पर रखेंगे। इसी तरह से स्टील जो है ये भी फौरी तौर पर हीटअप हो जाता है जब इसको हीट देंगे, जैसे इसको आप लो टेम्परेचर वाली जगह पर रखेंगे ये कूल डाउन हो जाएगा। अब आयरन या स्टील का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? यूज इन मेकिंग कुकिंग आइटम्स, केटल्स, रेडिएटर एंड हीट इंजन्स। इन सारी जगह पर हम लो स्पेसिफिक हीट वाले मटेरियल का यूज करते हैं। तो ये भी बेटा अलग से शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि लो स्पेसिफिक हीट वाले मटेरियल कौन से होते हैं और उनका यूज कहां पर होगा। नेक्स्ट बेटा फिर इसमें अब आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स। अब ये डिफाइन भी पिछली डिफाइन की तरह सिमिलर है। अब इसमें भी क्या चेंज आएगा कि जहां पर आपने वर्ड सॉलिड का यूज किया था पिछली डिफाइन में, यहां पर आप वर्ड यूज करोगे लिक्विड। बाकी सारी डिफाइन वही है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 kg लिक्विड बाय 1 सेल्सियस और 1 केल्विन। कि 1 kg लिक्विड का टेम्परेचर 1 सेल्सियस या 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए जो हीट हमें चाहिए होगी उसको बेटा हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स। तो इसमें बेटा यहां इसी बात को अब हम एक्सप्लेन करेंगे। लिक्विड के हवाले से जो इंपॉर्टेंट लिक्विड है जिसको हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं उसकी स्पेसिफिक हीट हाई होने की वजह से, वो है बेटा वाटर। तो यहां पर आप बताओगे इंपॉर्टेंट लिक्विड इन दिस रिगार्ड इज वाटर विच हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये बेटा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपने करना है कि जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत हाई होती है और इसी हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से इसका यूज बढ़ जाता है। इसको हम बहुत सारी जगहों पर यूज करते हैं, जैसा कि कूलिंग सिस्टम में हम इसको नॉर्मली यूज करते हैं। अच्छा, और उसके कंपैरिजन में मरकरी और अल्कोहल इन दोनों की स्पेसिफिक हीट लो होती है। ठीक है, तो ये अलग से बेटा आपने एमसीक्यू करना है कि मरकरी और अल्कोहल की स्पेसिफिक हीट वाटर की स्पेसिफिक हीट से कम होती है।
तो ये बेटा स्पेसिफिक हीट के सारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये जितने भी बेटा हमने टॉपिक पढ़े हैं स्पेसिफिक हीट के हवाले से, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करने हैं। आगे बेटा इसमें अभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? इफेक्ट ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया कि वाटर की स्पेसिफिक हीट मोस्टली लिक्विड से ज्यादा होती है। अब उसका इफेक्ट और उसका यूज बेटा हमने आगे बताना है। तो इसमें बेटा पहला क्वेश्चन ये बनता है इसी लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा जो पहली हेडिंग आप बनाएंगे वो ये होगी, कंपैरिजन बिटवीन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड सॉइल। ये पहली हेडिंग होगी। अब इस टॉपिक में ना 2 पैराग्राफ हैं। पहले पैराग्राफ पर बेटा आप ये हेडिंग दोगे जिसमें आपने वाटर और सॉइल की स्पेसिफिक हीट का कंपैरिजन करना है। तो पहले तो दोनों की वैल्यू देख लें कि वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है बेटा 4200, जो मैंने ऊपर भी बताई है। ड्राई सॉइल की जो स्पेसिफिक हीट है सी की वैल्यू वो होती है 810 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब बेटा अगर आप दोनों वैल्यू का कंपैरिजन करें तो वाटर की स्पेसिफिक हीट ड्राई सॉइल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है वो स्लोली हीटेड होगा, स्लोली कूल डाउन होगा, और इसी तरह से ड्राई सॉइल की स्पेसिफिक हीट कम है तो ये क्विकली हीटेड होगी और क्विकली कूल डाउन होगी। अब इस बात को एग्जांपल के तौर पर बेटा अगर हम देखें कि जैसे कि ओशन जो है वहां पर वाटर ही वाटर होता है और जो मैदानी इलाके होते हैं वहां पर सॉइल होती है ज्यादा। तो ओशन में जो वाटर है बेटा, अब जाहिर सी बात है वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो वाटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हीटअप होगा और आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होगा। इसी वजह से जो साहिली इलाके होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, वहां पर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। उसकी वजह से डे टाइम में आहिस्ता आहिस्ता हीटअप होगा और नाइट में आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होगा। तो इसकी वजह से वहां का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहता है, दरमियाना रहता है। ना वहां पर ज्यादा गर्मी होती है ना वहां पर ज्यादा सर्दी होती है। लेकिन उसी के कंपैरिजन में जो मैदानी इलाके होते हैं जहां पर सॉइल ज्यादा होती है, मैदानी इलाके दिन के वक्त बहुत ज्यादा गर्म होते हैं क्योंकि सॉइल की स्पेसिफिक हीट कम है, जिसकी वजह से सॉइल जल्दी हीटअप हो जाती है दिन के टाइम पर, और नाइट टाइम में वही मैदानी इलाके जल्दी ठंडे हो जाते हैं क्योंकि सॉइल की स्पेसिफिक हीट कम है और वो क्विकली जो है नाइट में कूल डाउन हो जाती है। तो ये बेटा आपने कंपैरिजन बताना है और इसका एंड रिजल्ट ये निकलता है कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां का टेम्परेचर इनलैंड रीजन यानी जमीनी इलाकों के टेम्परेचर से कम होता है। और उसी बात को बेटा आपने आगे भी बताना है कि सॉइल की स्पेसिफिक हीट कम होने की वजह से सॉइल हीट्स अप 5 टाइम्स फास्टर देन वाटर। क्योंकि बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि सॉइल की स्पेसिफिक हीट कम है और वो जल्दी गर्म हो जाती है, तो यहां बेटा आपने ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करना है कि सॉइल जो है वो 5 टाइम फास्टर हीटअप होती है एज कंपेयर टू वाटर, अगर उस सॉइल को सेम हीट दी जाए और उस सॉइल की क्वांटिटी वाटर की क्वांटिटी के इक्वल हो। ठीक है, नेक्स्ट वही बात आ गई, दैट इज व्हाई कोस्टल एरियाज हैव मिल्डर क्लाइमेट देन इनलैंड रीजन। मिल्डर का मतलब होता है दरमियाना। कोस्टल एरियाज कहते हैं साहिली इलाकों को, इनलैंड रीजन कहते हैं जमीनी इलाके। बेटा इसी टॉपिक में बेटा दूसरी हेडिंग आपने बनानी है कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल्स। अब जैसे बेटा मैंने आपको बताया है कि वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट होने की वजह से वाटर को हम कूलिंग सिस्टम में यूज करते हैं। अब वो कूलिंग सिस्टम यहां पर हम डिस्कस करेंगे ऑटोमोबाइल्स का, यानी कि गाड़ियों का करेंगे। तो अब इसमें बेटा आपने पहली लाइन ये बतानी है कि कूलिंग सिस्टम में वाटर को यूज किया जाता है टू एब्जॉर्ब एंड कैरी अवे हीट ड्यूरिंग इंजन ऑपरेशन। अब बेटा जैसे आपको पता है जितने भी ऑटोमोबाइल्स होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनमें इंजन लगा होता है। जब गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है वो इंजन हीटअप होता है।
तो इंजन के हीट अप होने पर वहां पर ज्यादा हीट एनर्जी होती है जो इंजन को डैमेज कर सकती है। तो इंजन को कूल डाउन करने के लिए हम वहां पर वाटर का यूज करते हैं कि वाटर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करके कैरी अवे दूर ले जाता है ड्यूरिंग इंजन ऑपरेशन। अब इसमें होता क्या है, अब ये सारा प्रोसेस होगा कैसे, उसी बात को बेटा हम स्टेप वाइज स्टडी करेंगे। सबसे पहले बेटा आपने ये बताना है कि इंजन के पास वाटर पंप लगा होता है जिसमें हम पानी को डालते हैं। वो पंप सर्कुलर फॉर्म में होता है और वहां पर वाटर सर्कुलेट करता है, और वाटर जहां सर्कुलेट कर रहा होता है पंप में, उसके साथ जैकेट लगी होती है जिसे हम वाटर जैकेट कहते हैं, और ये जैकेट इंजन के साथ ही अटैच होती है। नेक्स्ट बेटा क्या होता है कि इंजन की हीट की वजह से जो वाटर इस वाटर जैकेट में होगा वो हीट अप होगा। ये जो हीटेड वाटर होता है ये आगे एक छोटी सी डिवाइस लगी होती है थर्मोस्टेट, ये हीटेड वाटर वहां पर जाएगा। ये जो थर्मोस्टेट है ये वाटर की मूवमेंट को रेगुलेट करता है, और अगर वाटर ज्यादा हीटअप होगा, ज्यादा गर्म होगा, तो ये थर्मोस्टेट ओपन हो जाएगा। हीटेड वाटर जैसे थर्मोस्टेट में गया, थर्मोस्टेट उसको रेगुलेट करेगा, और अगर वाटर ज्यादा गर्म हुआ तो ये थर्मोस्टेट ओपन हो जाएगा। थर्मोस्टेट जैसे ही ओपन होगा तो ये वाटर थर्मोस्टेट से होता हुआ रेडिएटर में चला जाएगा। रेडिएटर में बेटा जब ये हीटेड वाटर जाएगा तो रेडिएटर में एक छोटा सा फैन लगा होता है, पंखा लगा होता है। वो पंखा क्या करता है, उस रेडिएटर में जो भी हीटेड वाटर होगा उसकी हीट को बाहर निकाल देगा, उसमें छोटे छोटे होल्स के थ्रू। तो जैसे ही फैन को ऑन किया जाता है, फैन के चलने की वजह से वो हीटेड वाटर की जो हीट है वो उन होल से बाहर चली जाती है। तो इस पॉइंट में आपने बताना है फैन इन रेडिएटर कूल डाउन वाटर, जिसकी वजह से वाटर कूल डाउन हो जाएगा। अच्छा, अब वाटर जब कूल डाउन हो जाएगा तो वही वाटर अगेन दोबारा से जाएगा इंजन में, वो स्टार्टिंग वाले पॉइंट में इंजन में जाएगा। फिर से वही साइकिल रिपीट होगा कि इंजन वाली जगह पर जब वो जाएगा तो फिर से वाटर पंप में जाएगा, वाटर सर्कुलेट होगा, फिर से वो जैकेट से होता हुआ फिर ये सारा प्रोसेस वैसे ही रिपीट होता जाएगा। और दूसरी बात बेटा आपने इसमें यह भी बतानी है कि इस सारे प्रोसेस में अगर इंजन में प्रेशर बढ़ जाता है तो उस प्रेशर को कम करने के लिए हम इंजन में लगाते हैं प्रेशर रिलीज कैप, जो कि इस सारे सिस्टम को इस प्रोसेस में सेफ रखती है। तो आखिरी हेडिंग बेटा इसमें आप दोगे प्रेशर रिलीज कैप कीप सिस्टम सेफ बाय रिलीजिंग एक्सेसिव प्रेशर। तो ये था बेटा आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक, जिसमें हमने 4 शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं और उसके अलावा बेटा हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन किया। टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा लाजमी आप कमेंट सेक्शन में पूछें। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज।